Hello, good morning, students. So today we'll start with the atom, molecules, and nuclei, one of the important topic in physics too. Okay, so let us do the introduction to the chapter. So when we talk about atoms, molecules, and nuclei, basically we can classify this. Atoms, in an atoms we can see the history which was earlier defined to give you the structures of the atoms. तो पहले जो आए थे वो डाल्टन थे, फिर थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर प्लैंक, देन बाल्मर एंड बोर. So these are the name of the scientists who actually tried to give you the structures of the atoms. So we have Bohr's का postulates, that is postulates basically क्या होता है देखिए कि उस टाइम पे अगर कोई चीज़ होता था कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो वो टाइम पे वो सही था. ओके, तो पॉस्टुलेट्स जो रहते हैं वो ऐसे लाइंस या ऐसे स्टेटमेंट्स होती है जो एट प्रेजेंट एट गिवन एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ प्रेजेंस में वो क्या होता है, वो सही होता है, बट इन फ्यूचर वो गलत भी हो सकता है. ओके, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकता है. वैसे स्टेटमेंट लॉ का जो स्टेटमेंट होता है उसमें नहीं होता. लॉ का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या ऐसा होता है कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा. सो पॉस्टुलेट्स एंड स्टेटमेंट में ये फ़र्क रहता है. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉस्टुलेट्स देखेंगे, पॉस्टुलेट 1, पॉस्टुलेट 2 एंड पॉस्टुलेट 3. पैरामीटर्स देखेंगे कि रेडियस क्या हो, कैसे डिराइव करेंगे, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टाइम, फ्रीक्वेंसी, angular acceleration, energies. Now, what is spectral lines? In spectral lines, we have these subtypes, that is Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, and the Fund series. Okay, so these are the series that we will be going in. We will be looking in spectral lines. Now, elementary category जो होता है, elementary category we know what is isotope, isobars and isotones. उसके बारे में देखेंगे. एनर्जीज़ में फ़र्दर हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका मिला के हम लोग होंगे टोटल एनर्जी. एंड बेसिकली ये रहेगा अपना आई ई रहेगा, विच इज़ नथिंग बट बी ई. व्हाट इज़ बी? बी इज़ नथिंग बट दी बाइंडिंग एनर्जी और आई इज़ नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी. So let us go for the Dalton's atomic theory first. So when we talk about the Dalton's atomic theory, so John Dalton was the first scientist to give you the structure of the atom. So John Dalton was the first person to propose his atomic theory in 1808. So what he said, देखिए उन्होंने क्या कहा, matter composed of extremely small, hard and indivisible particles called as atoms. तो मैटर जो बना रहता है वो एक्सट्रीमली छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, हार्ड रहेंगे, इनडिविजिबल रहेंगे. व्हाट डू मीन बाय इनडिविजिबल? इनडिविजिबल मतलब उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो मैटर कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, हार्ड एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स. सो एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. तो दो अगर हाइड्रोजन एटम्स हैं मेरे पास तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, मतलब सेम दिखेंगे. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड नेचर, स्ट्रक्चर. दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स मास. ऑब्वियसली अगर वो एटम है तो उसको एक छोटा सा, अगर छोटा भी रहेगा मास, छोटा भी पार्टिकल है तो उसको क्या रहना चाहिए, मास रहेगा. At the same time, you can see the atoms of the different elements differ in the size, mass and the other properties. तो अलग अलग atoms रहेंगे, अलग अलग elements रहेंगे, तो उनके जो atoms है उनका जो size है, mass है and the other properties है वो भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा. Cannot be subdivided, that is indivisible. आप उसको divide नहीं कर सकते हो. Atoms are the smallest indivisible particles of a matter. ये हम सभी को पता है, तो आप वापस से इसको याद कर सकते हो कि atoms are smallest indivisible particles of the matter. ठीक है. Now let us go ahead. अभी हम लोग देखेंगे they combine to form the molecule. So when we have this molecules oxygen and oxygen अगर combine करेंगे तो क्या बन जाएगा, O2 बनेगा. तो एटम्स जनरली क्या होता है कि अगर एटम्स अगर कंबाइन होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं. सो वेन एवर दे कंबाइन, सो वेन एवर टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म सो अ पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल अगर जोड़ दें, मैंने मॉलिक्यूल्स अगर दो तीन मॉलिक्यूल्स एक साथ जोड़ दिए तो कंपाउंड्स बन जाते हैं. सो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड्स. Simple whole numbers means what? You cannot take half hydrogen or half oxygen. So but you can take H2, to 2 is a whole number. Let us say oxygen in one quantity.
So one is a whole number. So H2O is a molecule in which hydrogen is present in two quantities, oxygen is present in one quantity. So these are the whole numbers. So atoms of the different elements will combine in a simple whole numbers ratios to form the chemical compounds. In a chemical reactions, the atoms are combined, separated and rearranged. Okay. Since the beginning of time, So you can chemical see. compounds. When two or more elements combine, we've got a chemical compound. Let's take a look at the element O, or oxygen, found on the periodic table of elements. Oxygen is just one type of atom. Here we represent this atom with a blue circle. Another element found on the periodic table of elements is hydrogen. Hydrogen is just one type of atom that we can represent So with a hydrogen red is a circle. single atom here. Now, let's take two hydrogen So here we are atoms. taking two hydrogen atoms. We will So combine these two hydrogen atoms with one oxygen atom. This is a chemical compound known as H2O. H2O is better known to us as water. Water contains two hydrogen atoms and one oxygen atom that have been chemically combined. डन. तो ये अभी हमने देखा कि क्या होता है बच्चा, कि यहाँ पे हमने देखा कि इसमें कि दो हाइड्रोजन एटम्स थे और एक ऑक्सीजन एटम्स था, और दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म हो गया बच्चों, फॉर्म क्या हुआ, अपना वाटर मोलिक्यूल फॉर्म हुआ. तो बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी क्या था, तो डाल्टन ने जो भी बताया उसमें लिमिटेशन ये था, with the discovery of the subatomic particles, example electron, neutrons and protons, the atoms can no longer be considered as indivisible. अब होता क्या है, उन्होंने क्या बताया कि एटम जो है वो बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है. लेकिन जैसे ही अभी इन्होंने 1808 में बताया था ये थ्योरी, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग तो हमको पता चलेगा, थोड़े आगे साल और हम लोग जाएंगे तो उसमें पता चला कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और अपने प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. तो ये सब पता चला, तो ये सब गलत हो गया कि विद द डिस्कवरी ऑफ दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स, द एटम्स कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज इंडिविजिबल. Could not explain why certain substances all containing the atoms of the same element should differ in their properties. तो could not explain why certain substances all containing atoms of the same elements means, एग्जाम्पल देखिए, चारकोल में भी कार्बन होता है, वो अलग तरीके से बिहेव करता है. ग्राफाइट इज़ ऑल्सो अ कार्बन, वो अलग तरीके से बिहेव करता है. डायमंड इज़ ऑल्सो अ कार्बन. सो ऑल आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, स्टिल देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट. सो ये हम बता नहीं पाते थे उसमें. यस. So basically the atoms of the same elements are not similar in all respect. They may vary in mass and density. ये उससे पता चलता है. They are known as isotopes. उसको हम लोग isotopes कहते हैं. So basically isotopes क्या होता है, the atoms which have same atomic number but different atomic mass numbers is called as isotopes. So generally isotopes हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि isotopes क्या होता है basically. So when we have an atoms, those who have same atomic numbers but different atomic mass numbers will be called as isotopes. So for example, chlorine has two isotopes having the masses as 35 AMU. What is the AMU? Correct, that is atomic mass unit, and 37 AMU, that is 37 atomic mass unit. Okay, so this is 35, so chlorine 3517 and chlorine 3717, these are the isotopes. Matter, though invisible in extreme degree, is nevertheless not infinitely divisible. That is, there must be some point beyond which we cannot go in the division of the matter. I have chosen the word atom to signify these ultimate particles, John Dalton. So these are the lines of John Dalton while defining atom. So he said that we cannot divide a matter, and we cannot divide a matter to infinite times. There will be a point where we cannot go ahead and we cannot divide the, we cannot. So he said that there will be a time where we cannot go beyond a certain level of division, and he named these ultimate particles as atoms. Okay.
So atom is a word given by a John Dalton. Very nice. Thomson's model, it is also called as plum pudding model. Now look at this person, Thomson. J थॉमसन देखिए, तो थॉमसन देखिए बहुत ही एक एक्सपेरिमेंट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. नाइस. Sir J.J. Thomson, year 1897, discovered the electron, proposed the model of plum pudding model. So इन्होंने J.J. Thomson जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया. तो देखो एडवांसमेंट कैसे हो रहा है. 1808 में 1808 में 1808 में जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने बताया कि we cannot divide matter up to beyond a certain limit, and the smallest indivisible particles will be called as atoms. After that, Sir J.J. Thomson came, and year 1897 then he discovered the electron. उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का, यहाँ पे देखिए एक प्लम है, उसमें छोटे छोटे पुडिंग्स आप देख सकते हो. तो उन्होंने क्या बताया देखिए, प्लम पुडिंग मॉडल 1903 में उन्होंने बताया एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, दैट इज़ बेसिकली द पुडिंग का जो है वो एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. तो एटम जो होता है बेसिकली क्या होता है, इट्स अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज. उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ so I came up with a model of the atom, that the atom is a spherical ball of a positive charge with a negative corpuscles. Corpuscles means tiny particles that almost lock like a plum pudding. Okay, so he said कि atom is consists of the positively charged sphere and the negatively charged electrons are embedded in it. Third, the number of electrons are such that the atom as a whole has a zero charge. Means what? The number of positive charge present in an atom and the number of negative charge present in an atom is equal. So therefore the net charge present in an atom is zero. So basically this is a plum pudding model. So this proved that the atom is made up of subatomic particles. Hi, I'm J.J. Thomson and this is my cathode ray tube experiment. Great. So drawbacks of the Thomson's theory, he could not explain the stable structure of atom. Second, there was an atomic spectra, वो हम लोग डिस्कस करेंगे atomic spectra क्या होता है. स्पेक्ट्रम लाइंस का इमिशंस मीन्स कलर इमिशंस होते क्या होते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय एटम, तो ये इमिशंस कैसे होते हैं ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं. रिलेशनशिप बिटवीन द एमिटेड स्पेक्ट्रा एंड द इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर नहीं पाई. तो दीज आर द कैसे होगा, देखो अभी 1808 में ना 1808 में जब डाल्टन ने ये थ्योरी दिया था उनका, तब वो टाइम पे ये सारी चीज़ें थी क्या, ऑब्वियसली नहीं थी. तो अभी देखो ऑलमोस्ट ये अभी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बैक करके देखते हैं हम लोग. ये ऑलमोस्ट 1903 में इन्होंने बताया. अब 1903 में अगर इन्होंने बताया तो ऑलमोस्ट 100 साल के बाद ये कोई एडवांसमेंट इसमें हो रहा है, राइट. तो 100 साल के बाद ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नए अलग अलग चीज़ें आएंगी. तो उसमें ये सब आता है कि बाबा स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी क्या है, इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय एटम क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द इमिटेड स्पेक्ट्रा एंड इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है. ये सारी चीज़ें उस टाइम पे पता नहीं थी. नहीं तो ये डाल्टन के ड्रॉबैक्स में भी आती थी. वो 100 साल के बाद जब J.J. थॉमसन ने बताया तब ये एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें ड्रॉबैक्स में क्या हो गई बच्चा, ऐड हो गई. गीगर्स एंड मार्टसन्स एक्सपेरिमेंट्स देखिए, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हम लोग देखेंगे. गीगर्स एंड मार्टसन, रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे बच्चों ने ये अपने स्कूल लेवल में ही किया होता है. एम क्या होता है, टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. नाउ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी देखने वाले हैं. तो देखिए कैसे हुआ था गोल्ड फॉइल. Since the beginning of time, chemical compounds. When two or more elements combine, we've got a chemical contains that have been chemically combined. ठीक है, ये वापस वैसे ही आ गया. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. सो हम लोग देखेंगे अभी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोल के वही दिया था, नॉट अ प्रॉब्लम. ऑब्जर्वेशंस देखिए, द लार्ज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर रिपेल्ड बाय द मैसिव पॉजिटिव चार्ज.
So when we talk about alpha particles, so alpha particles are basically the helium nucleus. So helium का atomic number होता है 2 और atomic mass number होता है 4. Okay. So this large scattering. So उन्होंने क्या किया, रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक thin gold foil लिया, पेपर लिया, thin gold foil paper. Now they have bombarded. अभी उन्होंने उनके ऊपर उसके ऊपर क्या किया, बम्बार्ड किया. क्या बम्बार्ड किया, तो अल्फ़ा रेस को बम्बार्ड किया. अब अल्फ़ा रेस बेसिकली क्या होते हैं, अल्फ़ा रेस जो होते हैं वो होते हैं हीलियम न्यूक्लियस. नॉट इज़ हीलियम, हीलियम इज़ अ नोबल गैस. तो हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास नंबर 4 होता है. So he bombarded all these alpha rays, helium nucleus, on a thin sheet of a gold foil. Now what then उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए. अब देखो हीलियम जो न्यूक्लियस होता है ना, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव रे या पॉजिटिव रे ही बोल सकते हैं. ये अल्फा रेज आर बेसिकली पॉजिटिव रेज. सिमिलरली अगर हम लोग बोलते हैं बीटा रेज, तो बीटा रेज आर ट्रीटेड एज नेगेटिव इन पोलैरिटी और नेगेटिव इन नेचर. एंड थर्ड अगर हम लोग बोलते हैं गैमा रेज, तो गैमा रेज को कोई चार्ज हम लोग बेसिकली डिस्कस नहीं करते. तो अल्फा रेज आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव रेज, beta rays are considered to be the negative rays, while the gamma rays we say they don't carry any charge. So when we observe कि most of these alpha rays are passing undeviatedly through that gold sheet paper, तो दैट फॉइल से बहुत सारे जो अल्फ़ा रेज हम लोगों ने पास किए, बहुत बम्बार्ड करे उन्होंने दैट गोल्ड फॉइल पे, तो ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि मोस्ट ऑफ द रेज आर पासिंग अनडेविएटेडली. मोस्ट ऑफ द रेज आर पासिंग अनडेविएटेडली. अनडेविएटेडली पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी. अब तो उसमें एक पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऐसा भी किया कि लार्ज अगर स्कैटरिंग हो रहा है अल्फ़ा पार्टिकल का, तो यही पॉसिबल है कि वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है. क्यों, अगर अल्फ़ा रे पॉजिटिव चार्ज है और गोल्ड फॉइल में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होने चाहिए, रिपल होने चाहिए. तो अगर स्कैटरिंग हो रहा है, if there is a scattering of alpha particles, then this concludes that the massive positive center will be nucleus. तो यहाँ पे सेंटर में बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा. एंड दैट इज ट्रीट, उसने उन्होंने उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दे दिया. मोस्ट पार्टिकल पास्ड विदाउट द डेविएशन. तो आप देखिए मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द फॉइल विथ लिटिल और नो डिफ्लेक्शन. तो मोस्ट ऑफ द जो थे वो क्या हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल. तो रुदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है, तो विदाउट डेविएशन. तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, सो हेंस मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम मस्ट बी एम्प्टी. फ्यू ओनली 0.14% स्कैटर्ड बाय एन एंगल ऑफ 1 डिग्री. तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है 1 डिग्री, ये जो रे यहाँ पे आया है 1 डिग्री से डेविएट हुआ है. सो इसका मतलब क्या है कि मस्ट बी क्लोजिंग इन टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस. तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो, एक वापस से भी करके बताता हूँ. ये देखिए यहाँ पे एक रे जो आएगा अभी, यस. सो ये देखो, ये जो रे अभी आया थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ. सो इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस के बाजू से गुजर रहा है. वेरी फ्यू, दैट इज़ 1 in 8,000 डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से अगर कोई डिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे, सो ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ 90 डिग्री से. इसका मतलब क्या है, कमिंग मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत पास से गया हो. 1 in 10, 1 lakh particles heading along the loss of nucleus even bounce to 180 डिग्री. तो 180 डिग्री से भी कुछ कुछ क्या हो गया बच्चों, रिटर्न आए. तो उसमें देखिए ऐसे आ गया. सो एक सेकेंड, विल चेक दिस. So this is a basically experiment. So volume occupied by the nucleus is very small, that is 10 raised to minus 15 meter to 10 raised to minus 14 meter. That is 1 lakh times smaller than the size of the atom, that is 10 raised to minus 10 meter. So बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस जो होता है. देखो तो पूरा साइज ऑफ एन एटम जो होता है
वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है बच्चों वो होता है 10⁻15 मीटर. So dense alpha particles deflected by the nucleus, yes. So the total positive charge and the entire mass, that is 99.9% of the atom is confined in the nucleus. So आप देख सकते हो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 10⁻12 सेंटीमीटर्स है. प्रोटॉन्स के अंदर भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उसको हम लोग कॉर्क कहते हैं, कॉर्क पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर न्यूक्लियस होता है, फिर एटम होते हैं. फिर उसके बाद आए रुदरफोर्ड. अब रुदरफोर्ड आ गए बच्चों. अब जो भी आगे हम लोग करेंगे, तो पहले डाल्टन आए, फिर थॉमसन आए. ओके. अब रुदरफोर्ड के मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. डिस्कवरी क्या किया इन्होंने, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन. तो पहले तो उन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 प्रोटॉन्स होंगे, टोटल चार्ज इज 0. तो उन्होंने प्लानिटरी मॉडल दिया. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस इन सर्कल्स रिसेंबल्स टू द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो वीनस है, मार्स, देखो ये. सो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो एटम और प्लैनेट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैच होता है या रिजेंबल होता है, ऐसे उन्होंने कहा. all of all created comforts, God is the lender, you are the borrower, not the owner. Oh, superb line, superb quote, एक नंबर. अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने बताया ये. एक्सट्रीमली हैप्पी टू रीड दिस. सो ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखिए क्या होता है. पहला ड्रॉबैक है बच्चा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. यस एग्जैक्टली. तो होता क्या मालूम है क्या, स्टेबिलिटी उन्होंने बता नहीं पाया. क्यों मालूम है क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, अगर रिवॉल्व होते हैं, तो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो दे मस्ट रेडिएट एनर्जी. उनको रेडिएट करना चाहिए एनर्जी. अगर वो रेडिएट करेंगे एनर्जी तो क्या होगा, तो वो सर्कुलर जो पाथ में घूम रहे हैं, दे विल टेक अ स्पाइरल पाथ एंड इट विल फाइनली मर्ज इनटू द न्यूक्लियस. Because according to the classical theory of the dynamics, every charged particle, if it is performing some work, then it must radiate energy. And as we know, electron is a charged particle and it is revolving around the circular orbit. It must radiate energy as per the Rutherford's atomic model. And therefore, electron must take that spiral path and it should finally merge into the nucleus. But that is not happening. Okay, तो ये हो नहीं रहा है. तो ये स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन कर नहीं पाए कि ऐसे क्यों नहीं हो, मतलब स्टेबिलिटी कैसे आएगा. सेकेंड अजम्पशन था कि बाय द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन मस्ट कंटिन्यू टू emit the spectral lines, increasing frequency, continuous decrease in the wavelength. But the spectrum obtained is a line spectrum of specific frequencies. तो emissions होते हैं, emissions क्यों होते हैं, मतलब वहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस आती है. अभी देखो स्पेक्ट्रल लाइंस बेसिकली होती क्या है. अब होता क्या है पता है क्या, कि देखिए अभी रुदरफोर्ड ने बताया था कि अभी आपको कैसे बताऊँ, चलो बता ही देते हैं. रुदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द वेरियस ऑर्बिट्स. ओके. तो होता क्या था मालूम है क्या, इफ़ यू प्रोवाइड एनी एक्सटर्नल एनर्जी टू द एटम, what will happen, electrons will absorb those energies and they will jump to the higher level orbits. Now when they jumps to the higher level orbit, that is called as an excited state or an unstable state. So when you have that excited state or unstable state, you cannot stay, electron cannot stay in that particular orbit for a longer period of time. Okay. So अभी देखिए यहाँ पे, the circular motion of the electrons is an accelerated one. I was talking about, I'm sorry. So I was talking about the emissions on the spectral line. So when electrons cannot stay in those orbits for a longer period of a time, so electron will jump back to its original orbit or the lower level orbit. Okay. So यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारा था एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में. इलेक्ट्रॉन ने क्या किया बच्चा, एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया. वो एक हायर लेवल पे गया, वहाँ पे अनस्टेबल था, फिर वो नीचे आया. अब जैसे ही वो नीचे आता है मेरे भाई, तो वो क्या करेगा, अभी देखो जब वो ऊपर गया तो कैसे गया, एनर्जी लेके गया. ओके. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल ऑर्बिट टू द हायर लेवल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया.
So similarly, when that electron is coming back from higher level orbit to the lower level orbit, वो क्या करेगा, मुझे बताइए, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, लूज़ करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, लूज़ करेंगे. तो अब वो जब एनर्जी को लूज़ करेगा, ओके, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर लेवल ऑर्बिट टू द lower level orbit, it will emit the energy in the form of packets, in the form of packets. Which packets? Energy packets. And these energy packets are basically called as photon. Okay, क्या बोला मैंने तुमको, when electron jumps from lower level orbit to the higher level orbit by the absorption of energy, so that particular higher level orbit is unstable orbit or an excited orbit for that electron. So electron cannot stay in that orbit for a longer period of time. So what will happen? Electron will jump back to the lower level orbit with then emissions of electrons. So with then emissions of energy, so that energy will exist in the form of packets or energy packets, which is called as photons. नाउ दैट पर्टिकुलर फोटोन जो होगा उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, वेवलेंथ होगा, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. व्हाट इज़ न्यू, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, वो अभी हम लोग आके देखने वाले. तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, वो एक वेव होगा. एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटा, ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. सो क्वांटा क्या होता है, बेसिकली जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसको फोटोन बोलूँगा, और उसके फोटोन के अंदर जितना एनर्जी है, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फोटोन इज कैरिंग, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा. और क्वांटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू. व्हाट इज एच? एच इज कॉल्ड एज प्लैंक कांस्टेंट. न्यू क्या होता है, बेसिकली न्यू जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी. सो वेवलेंथ है, ऑब्वियसली वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू कलर, तो अलग अलग कलर्स. तो यहाँ पे जो आपको एमिशंस लाइन दिख रही है, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, रेड, तो वो एमिशंस हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशंस हो रहे हैं फ्रॉम हायर लेवल ऑर्बिट टू दी लोअर लेवल ऑर्बिट, और उसके एक पर्टिकुलर डायग्राम जो बनता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम्स कहते हैं. सो बट द स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड इज अ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, ये हम लोगों को पता चला. अजम्पशंस देखिए, सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन एक्सलरेटेड, वन रियलिटी क्या था कि सर्कुलर मोशन स्टेबल था. एक्सलरेटेड चार्जेस को लूज़ करना चाहिए एनर्जी, लेकिन यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा था. एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट था. Electron must follow the spiral path, लेकिन electron follows the circular path. Finally, it must fall inside the nucleus, which in which the nucleus becomes, or the atom is basically vanished, or it will destroy itself. So never falls into the nucleus. So these are basically the, मतलब according to this, ये ऐसे होके 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 फाइनली मर्ज होना चाहिए, जो कि नहीं होता है. तो ये बहुत गलत हो गया. तो मैक्सवेल आ गए हमारे, मैक्सवेल और प्लैंक्स आ गए. अब इन्होंने क्या कहा, एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये मैक्सवेल्स ने कहा. प्लैंक ने कहा रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द डिसकंटिन्यूस पार्टिकल कॉल्ड एज फोटोन, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन इज कॉल्ड एज क्वांटा. Since the beginning of time, chemical compounds. ओके, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखिए. Energy is absorbed or emitted in the form of discrete packets called as quanta or photons. So E is equal to h nu, where h is Planck's constant. Nu is called as frequency. Frequency का formula है velocity divided by wavelength. While the Planck constant का value है 6.634 into 10 raised to minus 34 joule second. Science cannot solve the ultimate mystery of nature, and that is because in the last analysis we ourselves are the part of nature, and therefore the part of the mystery that we are trying to solve. Oh, what a line! I hope understood. Science cannot solve the ultimate mystery of nature, and that is because in the last, we ourselves is a part of a nature, and therefore the part of the mystery that we are trying to solve. So we ourselves is a trying as a part of mystery, and that we are trying to solve. So it's very nice quote by Max Planck. So according to the classical electromagnetic theory, the electrons in an atom will move along A. So please guys, अभी हमने देखा कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ लेना चाहिए. करेक्ट है बच्चों. सो इट शुड टेक एन स्पाइरल पाथ.
So, according to the classical theory, a revolving electron will continuously radiate the energy and move into a smaller and smaller orbits or gradually decreasing orbits. So, it must move along a spiral path and finally it will fall into the nucleus. So, answer is D. Option D is the answer, spiral path. Okay, now the next question. In Rutherford scattering experiment, 60 particles were scattered per minute. Okay, so initial angle theta 1 is 90 degree. How many particles will be scattered per minute for theta is equal to 60 degree? Okay, not a problem. So theta 1 is 90 degree, number of particles initial is 60, number of the theta 2 is 60, and they are asking for how many number of particles. The kinetic energy, the Ke of the number of kinetic energy of the n is directly proportional to sine raised to 4 theta by 2. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. So we can say this 45 and 30. ये कैसे आया 45 and 30? कोई बताएगा? थीटा बाई टू, थीटा बाई टू. सो 90 का हाफ कितना होता है 45, 60 का हाफ होता है 30. ग्रेट. सो you can see this is 2 upon root 2 raised to 4. So root 2 raised to 4, which comes to be 4. So 4 times of n. So very important question, बहुत ही अच्छा है कि इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 60 पार्टिकल्स पहले स्कैटर हो रहे थे 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे जो हो रहा था तो वो हो रहा था ऐसा. तो ये पार्टिकल ऐसा है, तो फॉर्मूला याद रखिए बस. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज टू 4 थीटा बाई 2. A beam of fast moving alpha particle was directed towards a thin film of a gold. The part A dash, B dash and C dash of the transmitted and reflected beams corresponding to the incident ray A, B, C of the beam are shown in the figure. Okay. The number of particles in. Okay, तो number of particles किधर ज़्यादा होंगे? तो देखिए और बताइए अल्फ़ा पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होंगे? सो ऑब्वियसली मेरे को बताओ, आंसर सी ही रहना चाहिए. ए डैश विल बी मैक्सिमम एंड बी डैश विल बी मिनिमम. क्यों? जो पार्टिकल सबसे अनडेविएटेड जाएंगे तो उधर ए डैश पे सबसे अनडेविएटेड पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन है. आप इसको पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है. Now let us start with the Bohr's first and the second postulates for the hydrogen atom. Very important topic, and you can expect these questions in your board examination from this topic. तो नील्स बोहर करके एक हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, and year 1913 a Danish physicist. He presented 3 postulates on the atomic model combined Rutherford's theory, that is classical mechanics and electromagnetism, and Planck's theory gave solutions to the Rutherford's drawbacks. तो देखते हैं अभी उन्होंने न्यूक्लियस बताया, क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. Physicist that developed the Bohr model of the atom, saying that electrons have stable orbits around the nucleus, won the Nobel Prize in Physics in 1922. ओहो, तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, नोबेल भी मिला भाई को. Bohr's postulates for hydrogen atoms देखिए. An electron in an atom moves in a circular orbit around the nucleus under the influence of the Coulomb's force of attraction between the electrons and the nucleus, obeying the laws of classical mechanics. So positive and negative charges, obviously they have opposite polarity, so they will try to attract each other. The centripetal force for the circular motion is provided by the electrostatic force of attraction. So you guys know, for any particle to move in a circular motion, there is a necessity of a force, and that force is basically called as centripetal force.
तो centripetal force is a force required for the or which is a necessary for the particle to move in a circular motion. So when electrons are revolving in a circular motion, so that necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and electrons. तो ऑलवेज रिमेंबर मेरे भाइयों कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज़ नॉट ए इंडिविजुअल फोर्स और डू नॉट एग्जिस्ट इन अ सेपरेट फॉर्म. इट विल ऑलवेज अपीयर इन सम अनदर फॉर्म. तो अगर आप बोलते हो कि सेंट्रिपिटल फोर्स अगर सेपरेट फोर्स नहीं है तो इट विल ऑलवेज अपीयर इन सम फॉर्म, इसका मतलब क्या है? तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट अस से अ स्टोन विच इज़ टाइड टू अ स्ट्रिंग विच इज़ ड्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. तो अगर स्टोन एक धागे को बांधा है और उसको मैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूँ, तो आप तुम मुझे बताना कि स्टोन इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. यस. तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इसमें जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो धागे में जो टेंशन है, जो द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी प्रोवाइडिंग यू दी नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स किसके फॉर्मेट में आया? टेंशन के फॉर्मेट में आया. ग्रेट. और एक एग्जांपल देते, लेट अस से अ व्हीकल विच इज़ टेकिंग अ टर्न along a horizontal curved road. So when a vehicle is moving along the horizontal curved road, the necessary centripetal force will be provided by the friction between the tires and the road. So that frictional force will be providing you the necessary centripetal force in this case. So always remember, centripetal force is not an individual force, it will always appear in some form. So similarly, when the electrons are revolving around the nucleus, the electrostatic force of attraction between the nucleus, that is positively charged nucleus, and the negatively charged electrons, so that electrostatic force of attraction between the protons, nucleus, and the electrons will give you a necessary centripetal force. So this is basically a postulate 1. So what is first postulate of the Bohr's model? Okay, electron revolves around the nucleus in the circular orbits, and the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons. So you can just rewind it and listen this statement one more time. So Bohr's postulate for the hydrogen atom, the postulate 1, the centripetal force is equal to the electrostatic force of attraction. So now we know when we have the charges, let us say we have two charges q1 and q2. So what is Coulomb's law? What Coulomb's law says कि whenever there are two charges which is separated by a finite distance, let us say the distance between them is r. Okay, so when two charges separated by a finite distance, the electrostatic force of attraction जो रहेगा वो क्या होता है? It is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them, and it acts along a line joining their centers. तो electrostatic force का formula क्या है Coulomb's law का? Fe is equal to k times of q1 q2 upon r square. ठीक है. So ये सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे दो चार्जेस कौन से? एक चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा न्यूक्लियस का चार्ज, और एक जो रहेगा वो क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज. So we will write this charge on the proton is plus E while the charge on electron is minus E. But in Coulomb's law we only take the magnitudes, so we take only E and E. Okay, divided by क्या रहेगा R square. Okay, यहाँ पे ना बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में ना अच्छे से लिखा है कि यहाँ पे ना Q1 का जो वैल्यू है ना वो लोग लिखते हैं Z टाइम्स ऑफ E. क्या लिखते हैं? Z टाइम्स ऑफ E. Now what is Z? Z is called as atomic number. अब एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. ओके, तो अगर समझो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है? E है. कितना है? E. तो दो पे कितना रहेगा? 2E. तीन पे कितना रहेगा? 3E. चार पे कितना रहेगा? 4E. तो आई हैव Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो व्हाट इज़ द चार्ज इन न्यूक्लियस? Z टाइम्स ऑफ E. ठीक है ना. तो Z टाइम्स ऑफ E ये बच्चा क्या रहेगा मेरा चार्ज उसमें रहने वाला है. तो कभी कभी ना बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में या रेफरेंस बुक में ना आपको यहाँ पे फर्स्ट जो ई लिखा है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ई जो लिखा है ना, यहाँ पे आपको Z टाइम्स ऑफ ई लिखाई देंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर Z इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो ई इंटू ई कितना होता है? E raised to 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा R स्क्वायर.
सो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या रहेगा बच्चा ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. इट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम square. So try to remember this value also. Now let us go ahead. Instead of infinity of the orbits which would be possible in a classical mechanics, it is possible for an electron to move in an orbit for which its angular momentum L is an integral multiple of h upon 2 pi. Okay, so this is again a very good postulate which is given by the Bohr. तो बोर्स ने जितने भी postulates दिए, all postulates given by the Bohr was for the stability of the atom. क्योंकि देखो रुदरफोर्ड ने जो भी बताया था ना सब कुछ सही था कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में गोल 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 घूमते हैं. ये सब रुदरफोर्ड ने जो बताया था ना सब कुछ सही था, लेकिन उसमें एक ही ड्रॉबैक था. ड्रॉबैक ये था कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी. अब स्टेबिलिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी सब क्या होगा, एमिट होगा, फिर स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे, ये सब चीज़ें उसमें थी. तो वो रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो उसी को काउंटर अपना नील्स बोर करने की कोशिश कर रहा है कि नील्स बोर कह रहा है कि अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखेंगे तो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल मतलब क्या होगा, इंटेजर टाइम्स ऑफ, मतलब होल नंबर 1 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई, या 2 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2 पाई, या 3 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2 पाई, या 4 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2 पाई. तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2 पाई उसका एंगुलर मोमेंटम जो भी रहेगा वो NH अपॉन 2 पाई रहेगा. हम लोग आगे देखेंगे मैथमेटिकली. So electron does not revolve in any orbit, it revolves in the selector orbits called as permissible or the stationary orbits. तो इलेक्ट्रॉन एरे गरे कौन से ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो एक सिलेक्टर ऑर्बिट्स में ही घूमेगा, जिसको हम लोग कहेंगे परमिसिबल ऑर्बिट, मतलब परमिशन दिया हुआ ऑर्बिट, या स्टेशनरी ऑर्बिट. इस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, एमिट नहीं करेंगे. तो ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जहाँ पे उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई रहेगा. और इस ऑर्बिट्स को हम लोग परमिसिबल या स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी एनर्जी जो है वो एमिट नहीं करते हैं. सो यहाँ पे देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन विल टेक स्पाइरल पाथ एंड फाइनली इट विल मर्ज इनटू द न्यूक्लियस. तो ये क्लासिकल थियरी ऑफ डायनेमिक्स ये बताता था. तो बोर्स मॉडल ने बताया नहीं भाई ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन अ लेवल इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स विच आर कॉल्ड एज परमिसिबल एंड द स्टेशनरी ऑर्बिट्स. Now in this particular orbits the angular momentum of these electrons will be integral multiple of h upon 2 pi. So this angular momentum का symbol होता है L, that is equal to n, that is integer. N is an integer. What is integer? It's a whole number like 1 2 3 4. Half is not an integer. Okay, so 1 times of h upon 2 pi अगर रहेगा, कब रहेगा 1? जब n का वैल्यू क्या रहेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में तो n का वैल्यू 1 रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट में तो n का वैल्यू 2 रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में तो n का वैल्यू 3 रहेगा. सो एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं वो रेडिएट नहीं करेंगे, एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे. सो बेसिकली देखिए, सो n इज़ इक्वल टू 1, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम लोग आगे डिराइव करने वाले हैं. So n is equal to 1 for the first orbit, n is equal to 2 for the second, and similar goes for the third and fourth. So this angular momentum is constant. This postulates clearly depicts the quantization of the orbits. Okay, depicts the quantizations of the orbits. Quantization means what? No, see बच्चों, अब ये जो लिखा है ना quantization, तो इसमें दो वर्ड्स हैं. क्वांटा म्हणजे पैकेट्स ऑफ एनर्जी. सो अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑर्बिट्स का एक एनर्जी लेवल होगा और वो एक डिस्क्रीट होगा, एक अलग अलग एनर्जी लेवल होगा. सो क्वांटाइजेशन मतलब क्या कि डिस्क्रीट, भाई पहला ऑर्बिट है तो इतना एनर्जी, दूसरा ऑर्बिट है तो इतना एनर्जी, तीसरा ऑर्बिट है तो इतना एनर्जी. ओके, सो वो डिस्क्रीट लेवल, तो स्टेप्स बना दिए उन्होंने. ओके, सो दिस पोस्टुलेट्स क्लियरली डिपिक्ट्स द क्वांटाइजेशंस ऑफ द ऑर्बिट्स. So postulate 2, L is equal to NH upon 2 pi.
वेर एल इज़ एंगुलर मोमेंटम, जो कि रोटेशनल डायनामिक्स में हमने देखा था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो मैथमेटिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी, सो इट इज़ आई ओमेगा। या आई को हम लोग लिख सकते हैं mr², दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और हम लोग ओमेगा को लिख सकते हैं v/r, तो वन ऑफ द आर विल गेट कैंसिल एंड यू विल राइट mvr। तो एंगुलर मोमेंटम को आप आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, सॉरी आई ओमेगा लिख सकते हो, mr² ओमेगा लिख सकते हो, या mvr लिख सकते हो। So L is equal to NH upon 2 pi. So this is your basically the second postulate where n is 1, 2, 3, etc. where n is called as principal quantum number. Now we have basically 4 quantum numbers, that is principal quantum number, azimuthal quantum number, spin quantum number and magnetic quantum number. So out of which n क्या रहेगा अपना, जो यहाँ पे n जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। थर्ड उसने क्या कहा बच्चा, अब देखिए थर्ड उसने ये कहा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट it is constantly accelerating, an electron moving in such a allowed orbit does not radiate electromagnetic energy, thus its total energy E remains constant। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब वो जो एनर्जी रिमिट करते हैं वो कैसे देखते हैं। Now electromagnetic radiation is emitted if an electron initially moving in an orbit of total energy, let us say En, discontinuously changes its motion so that it moves along an orbit। ओके, ऊपर एन डैश है, अभी एन एन पे आ गए एनर्जी। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए बहुत ही अच्छे से दिख रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पे लाइट आके या इनकमिंग फोटोन जो भी पैकेट ऑफ एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे गिरा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे वो पर्टिकुलर पैकेट ऑफ एनर्जी गिरा, उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या वो लोअर एनर्जी से क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, हायर लेवल ऑफ ऑर्बिट पे चला गया। अब हायर लेवल ऑर्बिट पे जाने के बाद क्या होगा, दैट इज़ एन एक्साइटेड स्टेट ऑब्वियसली। तो हायर लेवल पे अगर एक्साइटेड स्टेट पे, तो वहाँ पे वो स्टेबल है क्या, ऑब्वियसली वहाँ पे वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा वो, वापस वहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बताइए। यहाँ पे पीछे क्या हुआ, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पे गया, ऊपर गया, यहाँ से यहाँ ऊपर गया, लेकिन क्या होगा, यहाँ से यहाँ नीचे आया, यहाँ से यहाँ नीचे आया। जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, जब नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। ओके, जब एनर्जी एमिट करेगा तो ऑब्वियसली फोटोन एब्जॉर्ब किया है, क्वांटा एनर्जी इतना एच न्यू इतना एनर्जी ऑब्जर्व किया है। तो जब नीचे आएगा तो ऑब्वियसली उतना ही एनर्जी वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। करेक्ट है ना, उतना ही एनर्जी को क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। सो उतनी ही एनर्जी को वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्बिंग द एनर्जीज, दे विल ग्रो फ्रॉम लोअर लेवल ऑर्बिट टू द हायर लेवल ऑर्बिट, एंड व्हेन दे आर कमिंग बैक फ्रॉम द हायर लेवल ऑर्बिट टू द लोअर लेवल ऑर्बिट, दे विल एमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और कितना एनर्जी एमिट करेंगे, जो भी डिफरेंस रहेगा दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जीज में। लेट अस से अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट पे हूँ और मेरा जो एनर्जी है वो लेट अस से 10 जूल्स है, और लेट अस से मैं अभी जंप किया लेट अस से थर्ड ऑर्बिट पे, और थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी है लेट अस से 30 जूल्स है। अब क्या करूँगा, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है वो थर्ड ऑर्बिट में जब जाएगा तो क्या करेगा, 10 जूल्स को एब्जॉर्ब करेगा, 20 जूल्स एब्जॉर्ब करेगा, फिर 10 + 20 30 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट पे गया। अब जब थर्ड ऑर्बिट से जब वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा तो जो एक्स्ट्रा 20 जूल्स है उसके पास, उसको वो क्या करेगा, एमिट करेगा। क्या करेगा, एमिट करेगा। तो कितना एनर्जी एमिट किया उसने, 30 - 10, तो एनर्जी इन द पी ऑर्बिट माइनस द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट। तो पी क्या आता है, उसका हायर लेवल ऑर्बिट है, एन क्या है, उसका इनिशियल ऑर्बिट है। ओके, so EP minus EN, that is equal to h nu. As I said earlier, h is nothing but your Planck's constant, and the value of the Planck constant is 6.634 into 10⁻⁻34, while what is nu, nu is called as the frequency of the emitted radiation। okay, तो frequency क्या होता है, c/λ। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए E2 से वो कहाँ पे आया, E1, तो E2 - E1 is basically h nu, nu can be written as c/λ, so hc/λ भी होता है। सो फ़र्क ये है, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया,
तो दिया एच न्यू, सो दिस इज दिस, न्यू का वैल्यू है एच सी बाई लैम्डा, न्यू इज सी बाई लैम्डा। तो फॉर्मूला थोड़ा मोबाइल पे पीपीटी हम लोग रन कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम लोगों ने देखा, हमको पता है, क्या पता है कि जो न्यू जो होता है दैट इज़ बेसिकली सी बाय लैम्डा। तो क्या रहेगा, ई पी माइनस ई एन दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू, वाइल न्यू का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, ई पी माइनस ई एन दैट इज़ इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा। So Bohr model applies to the atoms with the single electrons, stationary orbits. So बीच में जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, वो आपका पॉजिटिव प्रोटॉन्स का क्लाउड्स है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्वांटनाइज्ड होता है, स्टेप्स में होता है, फिक्स्ड होता है। इमिशंस ऑफ प्रोटॉन्स, एब्जॉर्प्शंस ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, ओके, सुपर्ब। दिस इज MVR, n is the number of orbit। emissions कभी होगा, when it is jumping from higher level to lower level। absorption होता है तो क्या होता है, basically it will go from lower level orbit to the higher level orbit, ठीक है। सो बोर्स postulates में 3 postulates थे। क्या पहला postulate कि इलेक्ट्रॉन will revolve around the nucleus in circular orbits where the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and the negatively charged electron। So MVR, mv square by r, that is equal to 1/4 pi epsilon naught into q square by r square। यहाँ पे q का वैल्यू क्या रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। z लिखा, z ई इंटू ई लिखा, तो z ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्वांटनाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स, दैट एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एल के 3 फॉर्मूलाज है, आई ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा या एम वी आर। थर्ड पॉस्टुलेट है दैट इज ई एन माइनस ई पी, दैट इज एच न्यू, और यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, न्यू का फॉर्मूला है सी बाय लैम्डा, सो एच सी बाय लैम्डा। A physicist is just an atom's way of looking at itself. So very nicely written by Niels Bohr. So that's it with the first lecture of our atom, molecules and nuclei. Hope you enjoyed this. If you have any doubts then you can ask me in person. Okay, thank you very much. Please एक बार इसको वापस से जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पे आप इसको वापस से देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। We'll meet in our next lecture, that is lecture 2 of atom, molecules and nuclei. So thank you.